स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। पिछले 36 घंटे में अजमेर शहर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कल 2 बच्चे पीसागंज के रहने वाले पॉजिटिव आए थे, जिनका इलाज जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में जारी है। वहीं दूसरी अच्छी खबर यह है कि आज 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल से स्वस्थ कर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। अजमेर में खबर लिखे जाने तक कोरोना मरीजों की संख्या 309 है। नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में डॉक्टर संजीव माहेश्वरी साहब से, क्योंकि इस समय पूरा अस्पताल का जो पूरा दामोदर है वो सारा डॉक्टर संजीव माहेश्वरी जी के पास में है, और सारे जो कोरोना पेशेंट्स के बारे में और जो मीडिया को जो ब्रीफिंग दे रहे हैं और मीडिया से जो सारी सब चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वह संजीव माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बेटा। मैं आपसे सबसे पहले कि अभी जो करंट में जो कोरोना का जो महामारी जो फैली है, उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं, कुल कितने पेशेंट्स डॉक्टर साहब अभी तक आए हैं, कितने लोगों को अपन ने डिस्चार्ज कर दिया है, और इस समय स्थिति क्या है, और अभी समय जो वहां पे पेशेंट हैं उनकी स्थिति किस तरीके की है, इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और दूसरी बात, ये कहना गलत है कि सारा दारोमदार मुझ पर है। मैं सिर्फ मीडिया से मुखातिब हूँ, लेकिन हमारे पीछे पूरी एक टीम है, उसमें करीब करीब 60-70 के डॉक्टर्स लगे हुए हैं और ज्यादा हैं मेरे ख्याल से तो। और ये सब मिलकर दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और उनकी वजह से हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि हमारी मतलब अजमेर की रिकवरी रेट पूरे राजस्थान की रिकवरी रेट से, एवरेज रिकवरी रेट से, देश की एवरेज रिकवरी रेट से बहुत ज्यादा है। और साथ ही हमारी डेथ रेट भी राजस्थान की एवरेज डेथ रेट से और देश की एवरेज डेथ रेट से कम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ काम काफी अच्छा चल रहा है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, कुल कितने मरीज हैं, कितने भर्ती हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अब तक हमारे पास में 315 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में उनको भर्ती किया। 315 मरीजों में से अब हमारे पास में केवल 49 मरीज एज एक्टिव केस रह गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने से इनमें से 7 मरीजों को खोया। बाकी सब मरीज हमारे यहाँ से रिकवर होकर क्वारंटीन सेंटर और उसके बाद में क्वारंटीन सेंटर से काफी लोग अपने घर जा चुके हैं। इस तरीके से मैं पक्का कह सकता हूँ कि हमारी रिकवरी रेट, औसत जो रिकवरी रेट है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो, उन दोनों से बहुत बेहतर है। और अब जो बात करती है कि अब जो मरीज भर्ती हैं उनके क्या हाल है, जो 49 मरीज भर्ती हैं उसमें से सिर्फ 2 मरीज हमने अभी आईसीयू में भर्ती कर रखे हैं, बाकी 47 मरीज हमारे जनरल वार्ड में है। आईसीयू में से जो दोनों मरीज हैं उन दोनों को भी अभी वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, एक को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक को सिर्फ आईवी ड्रिप चल रही है। लेकिन वो दोनों मरीज भी इतने सीरियस नहीं है कि हमें ऐसे डर लगे उनके बारे में कि वो बहुत सीरियस हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो उनको कोई नुकसान हो जाए। ऐसा अभी तक कोई स्थिति किसी मरीज के साथ नहीं बन रही। डॉक्टर साहब, जो बेसिकली जो कोरोना की जो बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है, और अब जो लोगों के आसपास भी कोरोना नहीं है, उन्हें क्या सावधानियां विशेष रूप से रखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या कोरोना होने के बाद क्या करना है वो तो डॉक्टर को करना है या प्रकृति को करना है, ईश्वर को करना है। लेकिन कोरोना नहीं हो ये क्या करना है, ये सिर्फ हर इंसान का कर्तव्य है कि उसको कोरोना नहीं हो उसको ध्यान रखना है। और उस ध्यान रखने का सबसे पहला हमको ये समझना चाहिए कि कोरोना होता क्यों है। कोरोना बेसिकली 2 तरीके से होता है। पहला होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और दूसरा होता है फोमाइट ट्रांसमिशन। इसको सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन उसको कहते हैं कि जैसे हम बातचीत करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे मुंह से, हमारे नाक से थूक के छोटे छोटे कण निकलते हैं। वो कण हमें अक्सर दिखते नहीं है, लेकिन वो कण निश्चित रूप से निकलते हैं, और निकलने के बाद उसमें अरबों की संख्या में कोरोना के जो विषाणु हैं, वायरसेस हैं, वो होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस दिखता नहीं है सामान्य आंखों से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, तो आंखों की तो बिताती क्या है। तो ये जो अरबों की संख्या में विषाणु निकले, वायरसेस निकले, वो किसी दूसरे आदमी के अगर सांस में, नाक में, मुंह में चले जाएंगे और आंखों में भी चले जाएंगे तो उसको कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं, अगर उस व्यक्ति में उस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। पहला तरीका तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का ये है। और दूसरा है फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट ट्रांसमिशन को साधारण भाषा में अगर हम समझें
तो इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूँ, अब मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने दरवाजे का हैंडल खींचा और निकलने से पहले मैंने लाइटें बंद करी, पंखा बंद किया और एसी का रिमोट दबा के एसी बंद किया। तो अगर मेरे से पहले कोई कोरोना संक्रमित इस कमरे में बैठा था, उसने लाइट का स्विच ऑन किया था, उसने दरवाजे का हैंडल खोला था, एसी के रिमोट से एसी चालू किया था, तो अगर उसके कोरोना संक्रमित व्यक्ति के थूक के कण उसके हाथ में जो थे, उसने उसको रिमोट पे लगा दिए, लाइट के स्विच पे लगा दिए, दरवाजे के हैंडल पे लगा दिए, वो मेरे हाथ में लग गए। और जब मैंने उस हाथ से मेरे आँख को, नाक को, मुंह में कुछ कुचलनी करी, कुछ उंगली वगैरह करी, तो निश्चित रूप से वो फोमाइट के जो उस वजह से जो थूक के कण थे उसमें जो वायरस चिपके हुए थे वो मुझ तक पहुंच जाएंगे और मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो ये दो चीजें अगर हम ध्यान रख लेते हैं कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से हम अपने आप को अवॉइड कर लें और फोमाइट ट्रांसमिशन से अपने आप को अवॉइड कर लें, तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसके बचने के दो तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट मास्क का 24 घंटे प्रयोग। 24 घंटे से मतलब जब तक आप अपने परिवार में नहीं हैं, जब भी, जहां भी, जैसी भी सिचुएशन में अगर आप बाहर जाते हैं, अपने परिवार से बाहर जाते हैं, तो आपको हर हालत में, हर सिचुएशन में मास्क का प्रयोग करना है। दूसरा, अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि हमने कोई ऐसी चीज को हाथ लगाया जिसके संक्रमित होने की संभावना है, तो हमें तुरंत अपने हाथ साबुन से, पानी से धोने चाहिए। अगर साबुन पानी की व्यवस्था न हो तो जेब में हमेशा एक सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखें और उस बोतल के थ्रू उससे हम अपना सैनिटाइजेशन कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हाथ में अगर वो विषाणु के कण लगे हुए हैं, वायरसेस लगे हुए हैं, तो हम उससे बच जाएंगे। इसका भी जो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो वायरस होता है इसके ऊपर फैट की लेयर होती है, इसके अंदर एक आरएनए होता है और आरएनए के ऊपर एक फैट की लेयर होती है। वो फैट की लेयर या तो साबुन से समाप्त हो सकती है या जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उससे समाप्त हो जाती है। जब इसकी फैट की लेयर टूट जाएगी तो इसका आरएनए हमें इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं होता है। इस तरीके से हम उस आरएनए की जो इन्फेक्टिविटी है उसको खत्म कर देंगे और अपने आप को कोरोना से बचा सकेंगे। अभी जो अस्पताल के अंदर जो भी पेशेंट्स जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो केयरिंग करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है या वहां पे जो दवाइयों की जो सामग्री है वो कितनी पर्याप्तता की मात्रा के अंदर है? प्रचुर मात्रा में, कतई कोई कमी नहीं है, न स्टाफ की कमी है न सामान की कमी है। सभी तरह के जो बचाव के साधन है स्वयं के लिए, मरीजों के लिए, स्टाफ के लिए, सभी प्रचुर मात्रा में है। चाहे N95 मास्क हो, चाहे PPE किट हो, चाहे वो ग्लव्स हो या फिर साधारण ट्रिपल लेयर मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हो, किसी भी चीज की किसी भी दिन कभी नहीं है, कभी भी कमी नहीं आई। हर चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हर मरीज के लिए एक सैनिटाइजर किट और उपलब्ध कराया है, जिसमें 2 साबुन है, एक सैनिटाइजर की बोतल है, 4-6 ग्लव्स हैं, वो भी हर मरीज को दे। मरीज जो संक्रमित है वो दूसरों को इन्फेक्शन न पहुंचाए, अपना खुद का ध्यान और दूसरे लोग उससे बचे रहें, ये भी उसको हम मुफ्त में दे रहे हैं। ये पवन जी आप पूछिए। डॉक्टर साहब, एक कमेंट के माध्यम से योगिता तंवर जी का प्रश्न आया है, क्या सैनिटाइजर से भी कैंसर या कोई बीमारी होने का डर है क्या, ज्यादा अगर उसको यूज में ले रहे हैं तो? जो सैनिटाइजर हम इस चीज के लिए काम लेते हैं वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है। जैसा मैंने आपको साइंस समझाई, अल्कोहल फैट को डिसॉल्व कर देता है। साधारण अल्कोहल से किसी भी तरीके का कोई कैंसर अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। हमको ये जो अल्कोहल है वो स्किन पे लगाना है, इसको खाना या पीना थोड़ी है। तो स्किन पे लगाते हैं, कोई ना तो ये एब्जॉर्ब होता है, हत्या तो उड़ जाता है और वायरस के फैट को डिसॉल्व कर देता है, आरएनए हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा प्रश्न सर, जैसा कि पता पड़ा है कि भाई कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक, तो किस प्रकार से इनका इलाज हो रहा है और ये सब ठीक हो रहे हैं मरीज? हमें ये समझना चाहिए कि इलाज और बचाव में बिल्कुल फर्क होता है। इलाज जो होता है उपलब्ध दवाइयों से होता है और वैक्सीन सिर्फ बचाव करती है। बचाव के लिए जो वैक्सीन होती है उसकी भी इफेक्टिविटी, उसकी जो पूरी क्षमता है वो 100% नहीं होती है। वो कोई गारंटी या इंश्योरेंस नहीं देती के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये वैक्सीन पर हमें ज्यादा भरोसा न करके इसके जो बाकी दूसरे प्रिवेंशन के तरीके उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक भी इसकी कोई ऐसी कारगर दवा नहीं है, अगर चाहे मरीज कितना भी बीमार हो दवा खाए और वो ठीक हो जाए।
तो सारी जोर हमको देना है, सारा जो ध्यान हमको रखना है उस प्रिवेंशन पर रखना है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन का जो प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस है, वो सब चीजें अभी तक बहुत कारगर नहीं साबित हो पाई। डॉक्टर साहब, दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? अजमेर के जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बाजारों में रोटेशन सिस्टम पर बनी असमंजस की स्थिति को दूर करते हुए कहा कि अब उन्हीं बाजारों में रोटेशन सिस्टम से दुकानें खुलेगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कराना संभव नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि जो बाजार खुले और चौड़े हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव हो तो ऐसे बाजारों में रोटेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। अजमेर के प्रमुख नला बाजार, केसरगंज, पड़ाव, कवंडसपुरा, दरगाह बाजार आदि कर्फ्यू मुक्त होने के बाद भी 27 मई को नहीं खुल सके। ये बाजार लॉकडाउन में गत 28 मार्च से बंद पड़े हैं। 26 मार्च को सिटी मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने इन क्षेत्रों से कर्फ्यू तो हटा लिया, लेकिन बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए रोटेशन सिस्टम लागू कर दिया, यानी एक दिन छोड़कर दुकानें खोली जाएं। इसके लिए व्यापारिक एसोसिएशन और पुलिस के बीच तालमेल की बात कही गई, लेकिन 27 मई को एसोसिएशन के थानाधिकारियों से वार्ता तो हुई लेकिन सहमति नहीं हुई। क्या कारण है, क्या बंद किया गया है? हाँ जी भाई साहब, क्या बात हुई? आज दुकानें खोलनी थी ना? आज दुकानें खोलनी थी, लेकिन क्लॉक टावर हमारी मीटिंग हुई तो उनमें कोई सिस्टम हमारे को समझ में नहीं आया। क्लॉक टावर सीआई साहब का, उस चक्कर में कलेक्टर साहब के पास लोग गए हुए हमारे प्रतिनिधि, और मीटिंग चल रही थी अभी, तो शायद 2 घंटे बाद आदेश आने की उम्मीद है दुकान खोलने का। जब तक गवर्नमेंट क्या नियम आया आपके लिए? नियम ये आए कि एक दुकान खुलेगी, एक दुकान नहीं खुलेगी। ये चीज़ लागू नहीं हो सकती ना भाई साहब, कौन सी खोले और कौन सी नहीं खोले। जब कवाड़ी मार्केट 6 फीट का है, वो पूरी दुकानें खुली हुई है। मजार गेट 25 फीट का है, वो पूरी दुकानें खुली हुई है। तो हमारा मार्केट 40 फीट का है। हमारे पास ऐसा तो अन्याय क्यों हमारे साथ? हमें चाहते हैं कि हमारी भी सभी दुकानें खुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाएगा। हमने लिखित में देने को तैयार हैं हम लोग, लेकिन अभी तक तो कोई हमारे पास आदेश आया नहीं दुकान खोलने का, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश के बिना दुकान खोलना हम चाहते ही नहीं है। फिर क्या किया? दुकानें बंद कर दी, आज खोलने का था ना? सरकार खाने वालों का कहना है भाई एक लाइन आज खुलेगी, कल खुलेगी। हमने उसका विरोध किया, भाई नहीं, दुकानें खुलेगी तो सब खुलेगी, या तो शहर में पूरी शहर में बंद कराओ। और भी यहाँ कवंडसपुरा कोई क्यों बंद कराया? एक दुकान खोलो, नहीं खोलो, दूसरी नहीं खोलो, ऐसे नहीं होता है। कानून सबके लिए एक है, इसलिए हमने विरोध किया। खोल नहीं रहे दुकान। कलेक्टर साहब से बात, हमारे अध्यक्ष गए हुए हैं बात करने। अभी जो आदेश आ गए हैं कि यहाँ की दुकानें खोल लेनी है, तो आप लोग बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या बात है? वही थाने से परमिशन नहीं मिली है। क्या बोल रहे हैं? एक दिन दुकान बंद रहा, एक दिन दुकान खुली रहे पास की। अच्छा, तो उस बारे में एसोसिएशन अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये पीछे कवंडसपुरा में। हाँ जी, बताओ क्या दुकानें क्यों बंद है? क्या वही एक दिन एक खुलेगी, एक दिन दूसरी खुलेगी, इसीलिए। हाँ जी, क्या कारण है, क्यों मार्केट बंद कर रखा है? आज आदेश आ गए हैं दुकान खोलने के बाद। सर आदेश तो आ गया है, लेकिन सोर्सेज ये आ रहा है कि हमारी क्या मिठाई की दुकान है, और आदेश में निकाला गया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन दुकान खुलेगी। मिठाई की दुकान पर ये रहेगा एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगी, तो ताज़ी मिठाई बेचेंगे कैसे? अगर हम आज बनाते हैं और कल अगर मंगल रखते हैं वापस, तो आज की मिठाई का परसों बेचेंगे क्या? ये तो और गलत बात है, लोगों के स्वास्थ्य का हानिकारक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम चाह रहे हैं कि डेली दुकान खुले हमारी, ताकि अच्छा रोटेशन चलता रहे। 2 महीने बाद दुकान खुली, कितना परेशान होना? बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखिए आप, पूरा मार्केट खुला हुआ है, खाली बस ये वाला मार्केट बंद किया हुआ है। अगर हो तो रूल सबके लिए एक जैसा हो तो अच्छा भी है। हमारे को ऐसा कर रखा है कि वो क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है, ये कौन सी बात है? आप देख सकते हैं मेरे जिस पास वाली दुकान है वो खुली हुई है, मेरे सामने की दुकान खुली हुई है, मेरी दुकान बंद कर रखी है। मैं खोलता हूँ तो कलेक्टर आके बजाय पूरी आके बोलती चालान कर देंगे। ये कौन सी धमकीदारी है तुम्हारी? कल जो शाम को रात में कर्फ्यू केसरगंज, कवंडसपुरा, पड़ाव क्षेत्र इत्यादि से जो कर्फ्यू क्षेत्र कम करने की बात आई थी, जो ऑर्डर आया कि यहाँ से कर्फ्यू हटाया जाएगा, उसके बाद व्यापारियों से जो दुकानें खुलवानी थी इनकी व्यापारी, उसके संबंध में इनसे बातचीत करनी थी कि किस तरह की इनको व्यवस्था बनाए रखनी है। इसके बारे में इनको ब्रीफ किया गया है कि आपको रोटेशन से दुकान खोलनी, जो कि उसमें आदेश में ही लिखा हुआ था कि दुकानें रोटेशन से खुलेंगी, क्योंकि एक बहुत ही डेंस मार्केट है तो यहाँ भीड़ हो जाती है, इसलिए ऑल्टरनेट दुकानें खोलने के लिए इनको बोला गया है। मार्केट एसोसिएशंस जो थे उन सब से ये अनुरोध किया गया है कि आदेश की पालना में आप, जो भी आदेश आया है उसमें लिखा है कि रोटेशन के हिसाब से आप दुकानें खोलेंगे तो आप रोटेशन से दुकानें खोलिए, साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों की पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, दुकान का सामान जो है बाहर नहीं रखेंगे। ये सभी जो भी आदेश में, जो कर्फ्यू हटाने के आदेश में जो नियम थे, साथ ही साथ लॉकडाउन के
लॉकडाउन 4 के जो नियम है उनके बारे में इनको समझाया गया, उनके बारे में ब्रीफ किया गया। रोटेशन को लेकर व्यापारी संतुष्ट हैं? वार्ता में क्या रहे? ये जो थे व्यापारी एसोसिएशन जो थे वो उनके पदाधिकारी थे, तो ये लोग अपने व्यापारी एसोसिएशन में, रेस्पेक्टिव एसोसिएशन में बात करेंगे, उसके बाद ही उनको समझाएंगे। सर कौन कौन सा क्षेत्र बोला? क्षेत्र का ऑर्डर आपने पढ़ ही लिया होगा, जहाँ तक केसरगंज, कवंडसपुरा, पड़ाव, ये जो मार्केट एरिया है ये खुला है। सिर्फ ठेलों को लेकर भी कोई व्यापारी नाराज? ठेलों को लेकर अभी तक मेरे पास कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, परंतु आदेश में जो लिखा है कि ठेले के लिए जो भी वेंडिंग जोन है उसके रिगार्डिंग जो भी परमिटेड वेंडर्स हैं, जो भी परमिटेड ठेले वाले हैं, उनको नगर निगम प्रत्यक्ष से उनकी सूची बनाएंगे। उनके बारे में जो आदेश में जैसा कि लिखा हुआ है तो उसकी पे एक्सरसाइज की जा रही है। आज का मामला ये था, जिस तरह पूरे मार्केट शहर में खुल रहे हैं उसी तरह से आज यहाँ के गोल चक्कर, डिग्गी बाज़ार और नवाब का बेड़ा, ये सभी एरिया के व्यापारी एसोसिएशन वाले आए थे। उनके साथ हम लोग आके एडीएम सिटी साहब से मिले हैं। पहले क्लॉक टावर थाने के जो सीआई साहब से उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने आदेश हैं उस प्रकार से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमको एडीएम सिटी से मिलना होगा, तो हम सभी लोग व्यापारी के साथ, मैं स्वयं भी आई और भी लोग आए थे, विजय जी आए थे और लता जी वगैरह सभी लोग आए थे। तो सब ने बात करी एडीएम सिटी से। तो कलेक्टर साहब को फ़ोन मिलाया तो वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त एक दिन छोड़ के एक दिन ही खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि लेकिन व्यापारी इस चीज़ को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, जो भी नियम की पालना है वो करेंगे। अगर खुलवाना है तो पूरा शहर खुलवाएं, अन्यथा ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन अगर हमारा मार्केट ऐसा करेंगे तो हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये बात व्यापारियों ने अपनी रखी है। आगे हम लोगों ने वापस उनको ज्ञापन भी दे दिया है। अब उसकी आगे मीटिंग करके कल वो व्यापारियों को दोबारा से बताएंगे, उसके बाद मार्केट खुलेगा। भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं ने एक शिष्टमंडल अजमेर विद्युत निगम के प्रबंधक निदेशक वीएस भाटी से मुलाकात की। एमडी को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि स्थायी शुल्क को माफ किया जाए। भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि जब लॉकडाउन में औद्योगिक इकाई और दुकानें खुली ही नहीं तो फिर स्थायी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं भाजपा ने एमडी को सौंपा ज्ञापन, स्थायी शुल्क नहीं लेने की रखी मांग। आज हम सब ने हमारे दोनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। हमारे सांसद महोदय भी हमारे साथ थे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या इतनी भीषण गर्मी में पानी को लेकर के बहुत हाहाकार है और लोग रोज मटके फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो कंटीजेंसी प्लान गर्मी के वक्त बनाया जाता था वो किसी प्रकार का कंटीजेंसी प्लान इस बार सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। एक तो हमारी कंटीजेंसी प्लान बनाने की मांग रही है। दूसरी मांग जो हमारी सबसे बड़ी है वो बिजली के बिलों में स्थायी शुल्क बहुत ज़बरदस्त लगा है। एवरेज बिल के नाम पर बिल भेजे जा रहे हैं और 2% पेनल्टी लगेगी। इससे आदमी पैनिक हो गया और जल्दी से जल्दी बिल जमा कराने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिष्ठान पूरे लॉकडाउन की अवधि में बंद थे, उन प्रतिष्ठानों की कोई कमाई नहीं हुई तो वो कैसे बिजली का बिल जमा कराएंगे। इसलिए इस बिजली के बिल को किस्तों में जमा कराया जाना चाहिए, ये बात हमने कही है, या फिर पूरी तरह से सरकार इसको माफ़ करे। तीसरी बात जो हमने विशेष तौर पर कही है कि जो खाद्य सामग्री को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, कल भी मैंने वीसी के माध्यम से ये विषय उठाया था और आज भी जितने भी ई मित्र हैं उन सब ई मित्रों पर जो पोर्टल है वो पोर्टल स्लो चल रहा है या चल नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से ई मित्र कियोस्क धारक उसका पंजीकरण करते भी हैं तो पंजीकरण फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो सरकार का आईटी डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से फेलियर हो रहा है और पब्लिक बहुत परेशान हो रही है कि हमारा पंजीकरण कैसे कराएं। तो ये मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और साथ ही आने वाले समय में जो BLAs जो लगाए गए हैं उनको पूरा ऐप के साथ में उनको पूरे संसाधन देकर के भेजें ताकि वो इन लोगों का सर्वेक्षण कर सकें और इनका खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। तो ये मुख्य पानी, बिजली और खाद्यान्न को लेकर के प्रमुख मांगे थी, जिसके लेकर के आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हमने आज कलेक्टर साहब के साथ शहर और देहात के हम सभी प्रमुख बीजेपी के नेताओं ने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में स्पष्ट है कि इस समय अजमेर में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जिसके कारण से लोग त्राही कर रहे हैं। और ऐसे समय जब बीसलपुर में पूरा पानी है, फिर अजमेर की जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ तक 48 घंटे का वादा था, वहाँ 72, 96 और कई दिन तो 5 दिन भी हो रहे हैं। और इसी प्रकार गाँव में भी 5-5, 7-7 दिन हो रहे हैं। तो पानी की समस्या का समाधान करें, सबको निश्चित एक 48 घंटे पानी मिल जाए। अजमेर का जो 120 MLD है इस समय 110 से भी कम मिल रहा है। तो अजमेर को पूरा पानी मिले, अजमेर की जनता को पूरा मिले।
दूसरा हमारा मुद्दा था कि ये जो इन्होंने 37 कैटेगरीज इन्होंने छांटी हैं, उसमें न तो आपका ई मित्र का कई सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हजारों लोगों ने कि सर्वर काम न करने के कारण उनके नाम रजिस्टर नहीं हो पाए। दूसरा, इन्होंने BLOs के कई जगह BLOs नहीं है, और जहां BLOs है उनके पास ऐप नहीं है। तो इस प्रकार का अशोक गहलोत की सरकार केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। वह भ्रमित न करके अजमेर के 37 कैटेगरीज के एक एक व्यक्ति का नाम उसमें रजिस्टर हो जाए, इसको सुनिश्चित करें, और BLOs को भी निर्देश दें और साथ में अधिकारियों को भी दें, और इसके लिए कम से कम 7 दिन का समय दें। ये 3 दिन का बढ़ाते बढ़ाते उससे सर्वर काम नहीं कर रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा हमने कहा। तीसरा, जो दुकानदार, हमने जो मंडी की दुकानें जली उनको राहत करने के लिए हमने निवेदन किया। चौथा, कुछ मार्केट तो पूरा मार्केट खुल रहे हैं और कुछ मार्केट में ऑड एंड इवन कर रहे हैं। हमने मांग की कि सारे मार्केट एक तरह से सभी दुकानें खुलें, ठीक है, उनसे वादा लेने, सोशल डिस्टेंस का हो, लेकिन इस प्रकार का कि आपस में वो गड़बड़ न करें। कुछ मार्केट तो ऑड इवन खोलें, कुछ इसमें असंतोष है। तो कल इन्होंने हमारे कहने से कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में रियायत तो दी, लेकिन उस रियायत का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वह व्यापारियों को मिले, ये हमारी डिमांड मुख्य रूप से थी। और लास्ट में जो हमने एक डिमांड रखी वह ये रखी कि आपके जितने भी ये विद्युत के बिल हैं, इनमें इन्होंने शुरू में तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी अशोक जी ने कि आपके 2 महीने 3 महीने का स्थगित करते हैं, लेकिन उसके स्थगित करने के बाद अब एक तो उनको बढ़ चढ़ करके बिल जा रहे हैं, एवरेज बिल जा रहे हैं। जब दुकानें इंडस्ट्रीज बनती तो एवरेज बिल का क्या तुक है। फिर एवरेज बिल जाने के बाद उन्होंने कहा मीटर रीडर से होगा, लेकिन एवरेज बिल के बाद 2 महीने का फिर उस पर न करने का पेनल्टी। तो आदमी पर इतना पैसा है कहाँ, दुकान तो अब खोली है, गरीब ने मकान जो है अब उसका धंधा शुरू हुआ है। तो गरीब दुकानदार, इंडस्ट्रीज और इसके घरों वालों का ये बिल किस्तों में लिया जाए और एक्चुअल रीडिंग से लिया जाए, तब जाकर के उनको राहत प्रदान होगी। इससे जुड़े हुए हमने कुछ 10 बिंदु लिखे हैं। इस पर कलेक्टर साहब ने कहा जो राज्य सरकार से संबंधित है वो हम राज्य सरकार को लिखूंगा, और इसके बाकी पानी और बाकी मुद्दों पे और इन 37 के उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इस पर कार्रवाई क्लॉक टावर थाना अंतर्गत चांदबावड़ी ईदगाह रोड पर पानी लीकेज के विवाद में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में अनारकली और उसके पति किशन लाल ने सोमदेव और उसके बेटे पवन पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे पवन के सर में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित परिवार ने हमलावर के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सर, हम बाहर बैठे हुए थे सर, ये ठेला लेके, इसको बातचीत कुछ पता नहीं था, आकर के सर इसने हमारे घर में घुस के हमें मारा, सर पे ईंट मार के सर फोड़ दिया। मेरे 2 भाई थे, उनके पैर पे ईंट मारी है इसने सर। क्या पुरानी रंजिश थी क्या कोई? नहीं सर, हमारे घर से पानी लीक हो रहा है, तो हमने कहा कि लॉकडाउन खत्म होगा जब भी तो सही कराएंगे। इनकी मम्मी वगैरह भैया के बाल्टी फेंक कर मार रही है, सबको मार रहे हैं। किसने मारा, कौन था? एक वो बुजुर्ग है डोकरा, वो सट गया है। नाम मालूम है? नाम तो किशन लाल। अच्छा, और क्या करा? और क्या करा? मेरे सर सोने की चेन तोड़ के ले गए। सोने की थी। कितने तोले की थी? 4-5 तोले। नहीं, 1 तोले की। लगभग कितने की थी चेन? 1 तोले की। कितने की थी? 40,000। मिल गई चेन? मिल गई क्या? नहीं मिली सर। अच्छा, मुकदमा दर्ज करा दिया? नहीं सर, अभी मेडिकल के लिए। घटना ये हुई साहब के पाइप पे थोड़ा लीकेज था, तो हमने इनसे ये कह दिया था कि भाई लॉकडाउन खुलेगा, हमारी व्यवस्था होगी, हम करवा देंगे ठीक। अब आज नल आए थे पानी की व्यवस्था ठीक कराने के लिए। मैंने कहा था इनके पिता किशन लाल जी को, अच्छा, और इनकी माँ अनारकली को, अच्छा, समझे। आज फिर मतलब थोड़ा बहुत पानी लीकेज हुआ। हाँ। छोटी बड़ी बहू पानी भर रही थी। हाँ। तो पानी लीकेज हुआ तो इनकी अनारकली ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम 2-4 दिन बंद रखते हो फिर वापस शुरू कर देते हो। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान। आज क्या हुई? आज की घटना यही हुई कि उस पानी के पीछे इन्होंने ये कलेश किया। किसको मारा? मेरे बेटे को मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी थी। बेटे को? ये प्रकाश ने। किस चीज से मारा? ईंट से मारा है। अच्छा, और क्या करा? और चैन तोड़ दी। कितने तोले? और घर में घुस करके मारा। 1 तोले की सोने की चैन है। मिल गई क्या? नहीं मिली। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? मुकदमा अभी दर्ज नहीं करा, अभी मेडिकल के लिए लेके जाने की कह रहे हैं। थाने में तो आए हो ना? हाँ। कौन सी जगह की घटना है? चांदबावड़ी ईदगाह रोड। आपने मुकदमा दर्ज के लिए कहाँ पर, कौन से थाने में आए हो? चांदबावड़ी। कौन से थाने में आए हो? क्लॉक टावर थाने में। पुराने विवाद को लेकर गंज थाना क्षेत्र के चटाईगंज में 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की गंभीर चोटें आई है। पीड़ित युवक हितेश गर्ग ने बताया कि उनके ताऊ के बेटों ने हितेश के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया,
जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित परिवार ने गंज थाना पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम गीतेश गर्ग है, मैं चटाईगंज में रहता हूँ। आज सुबह पुलिस वाले, परसों एक विवाद हुआ था हमारे बीच में, उसके अनुसंधान को करने के लिए आए थे। इन्होंने मेरे ताऊ जी के बेटे ने और मेरी ताई ने मिलकर के लोहे के सरिये से पुलिस वालों के सामने मेरे और मेरे परिवार वालों पे जानलेवा हमला किया है। मेरा सर फाड़ दिया, मेरे भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया, मेरी मम्मी के पीठ पे लोहे के सरिये की मारी है। मतलब हम खुद से परेशान हैं। मेरी मम्मी कैंसर पीड़ित है, मैं उनका इलाज कराने के दर बदर भटक रहा हूँ। कृपया मुझे देखिए, हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ। कृपया अनुसंधान करके मुझे बचाया जाए और मेरे परिवार को कानूनी सुरक्षा से न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम गीतेश गर्ग है, मैं 9/6 चटाईगंज का रहने वाला हूँ। मारने वाले का क्या नाम है? मारने वाले का नाम पारून अग्रवाल है, उसकी माँ ज्योति अग्रवाल है। क्या चाहते हो आप? हमें न्याय दिलाया जाए सर, और इनको बंद करा जाए और पाबंद करा जाए कि कभी भी ऐसे झगड़े दोबारा ना करे, ताकि हम लोग हमारे जीवन को सुरक्षित महसूस करके वहाँ जीवन यापन कर सके। पर्वतपुरा स्थित सिटी कॉलोनी में आज मुक्तिधाम की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वह जगह दफनाने की नहीं है। मुक्तिधाम में सिर्फ अंतिम संस्कार ही किया जाता है। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर रोष है और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों को काबू किया। पूरा मामला ये है सर जी, ये हमारे एक साधु संत है और हमारे एक पड़ोस में अनिल जी रहने वाले हैं। तब उन्हों के यहाँ से कोई साधु संत आया और उनको लाके यहाँ पे जबरदस्ती जेसीबी से खड्डा खोद के और हाथों हाथ उनको यहाँ से दफना के चल गए। जबकि ये हमारा ये हिंदुओं का शमशान है, इसके अंदर क्या है कि ना तो कोई छोटे से बच्चों को हम दबाते हैं ना कुछ करते हैं। अब यहाँ पे हाथों हाथ लाके इन्होंने सार पूरा ये बना दिया, जो कि इसका सब विरोध कर रहे हैं। पूरा समाज, रावत समाज विरोध कर रहा है, सारी कॉलोनी विरोध कर रही है, हर चीज़ इसके अंदर विरोध के अंदर है। कब का समय था, कब क्या? ये अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए सर, 15 मिनट, आधा घंटा हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का कोई टाइम नहीं हुआ। हैंड टू हैंड जेसीबी लाए, टेम्पू के अंदर उनको बिठा के लेकर आए। अगर सर जी हिंदू थे तो उनको हिंदू रीति रिवाज से लाते, और हिंदू रीति रिवाज से उनका क्रियाक्रम करते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अगर ये मोहम्मदन थे तो इनको अपने स्थान के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे इनके वो करते कब्रिस्तान के अंदर, और फिर कब्रिस्तान के अंदर हाथों से वो कब्र खोदी जाती है, ना कि जेसीबी से। लोगों ने कोई शिकायत वगैरह करी? हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन पे गए हुए हैं, सारे की सारी कॉलोनी गई हुई है, रावत समाज गए हुए हैं, हमारे सारे वहाँ के अंदर। शहर कांग्रेस कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभी कांग्रेसियों ने पुण्यतिथि मनाई और चाचा नेहरू अमर रहे के नारे लगाए। भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 55वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत नमन, शत वंदन करते हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज उनको यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किया है और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नेहरू जी को स्मरण किया है कि नेहरू जी ने जिस तरह हमारे देश के लिए त्याग और बलिदान दिया, जिस तरह उन्होंने आज़ादी के पहले ही जो उनकी भूमिका रही कि आज़ाद कराने के लिए वो कई बार जेल गए, बहुत आंदोलनों में उन्होंने अपनी शिरकत निभाई और देश को आज़ादी दिलाई। उसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उसके बाद नेहरू जी ने जिस तरह देश के अंदर चाहे पंचायती राज हो, चाहे हमारे देश के विकास की बात हो, चाहे हमारे देश के अंदर औद्योगिक क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, सब में पहल करते हुए देश को आज आधुनिक युग में पहुंचाने में अगर कोई श्रेय है तो वो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा और सबको साथ लेके चलने की उनकी नीति को कांग्रेस हमेशा उनको स्मरण करती रहेगी। देश का हर बच्चा जो उनको चाचा नेहरू के नाम से जानता है, उन्हें एक बार फिर उन्हें शत वंदन, शत नमन। देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन करता है। जवाहरलाल जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और उन्हीं के नींव रखी हुई है, जैसे IIT है, IIM है, बगरा नागल बांध है, बकौर कारखाने हैं, जितने बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनकी देन है। तो मैं इस अवसर पर अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ और सदा समर्पित करता हूँ।
आज देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष मंजू कोडिया के नेतृत्व में आज यहाँ पर ये पुण्यतिथि मनाई गई है और इस मौके पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे और सभी ने एक तरीके से संकल्प लिया है कि जो चाचा नेहरू ने देश के लिए हमें रास्ता बताया उस रास्ते पर चलकर देश के निर्माण में योगदान देंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश कोडिया, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज कार्यक्रम संपन्न हुए। बताइए जगदीश। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, हम आज उनकी पुण्यतिथि सभी कांग्रेस जनों ने सभी अग्रिम संगठनों के द्वारा मनाई गई। उनको अपनी मूर्ति पे पुष्पांजलि देकर उनको नमन किया गया और हम उनके बताए गए रास्ते पे चलने का बड़ा संकल्प लिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो भारत के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य और ऐतिहासिक जो वचनबद्धता से काम किया उसको हम लेकर हम आगे बढ़े हैं कांग्रेस पार्टी। ये थे जगदीश कोडिया। इनका साथ कहना था कि जो सपना देखा था चाचा नेहरू ने उसको पूरा करने का कांग्रेस जनों ने आज संकल्प लिया है और यदि ये सपना पूरा होता है तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारदर्श, स्वामी न्यूज़। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई, श्रद्धासुमन अर्पित की गई थी और साथ ही संकल्प लिया गया उनके बताए मार्ग और आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित कर हर गरीब पिछड़े और सबकी मदद की जाए। अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें हम सब लोगों की मदद करें, जो गरीब हैं जिनको हम जितनी भी मदद हो अपनी तरफ से मदद उपलब्ध कराएं और गरीब पिछड़े सबके साथ खड़े होने का वक्त है। हम सब मिलकर सबकी मदद करें। इस कोरोना महामारी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो। आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हमारे माननीय पूर्व विधायक एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर साहब और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय श्रीमती मंजू कोडिया एवं समस्त कांग्रेस के पार्षद कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इसमें मौजूद थे और उन सब ने जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और पुष्पांजलि देकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बारिश के दौरान पुष्कर सरोवर में स्वच्छ एवं निर्मल जल पहुँचे, इसके लिए जहाँ एक और सरकार और प्रशासन ने तो अपने कदम बढ़ाए ही हैं, लेकिन जो यहाँ के भामाशाह है, जो यहाँ आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी कदम आगे बढ़ाए हैं। और ये जो कार्य आप लोग देख रहे हैं ये प्रशासनिक नहीं, ये लोग अपने स्तर पर ही मिट्टी उठा रहे हैं और अपने स्तर पर ले जा रहे हैं। तो लोगों में एक तरीके से पुष्कर सरोवर में जल के प्रति काफ़ी श्रद्धा देखी जा रही है। अरुण पाराशर हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानते हैं किस प्रकार ये कार्य चल रहा है। ये जो 10 साल पहले एक जो सिल्ट डैम का निर्माण किया गया, जिसमें जो बरसाती पानी के साथ बहकर जो मिट्टी आती है उसको यहाँ सेटल किया जाता है, जिसको हम सिल्ट डैम के नाम से जानते हैं। इसमें पिछले 10 सालों में लगभग 2.5 फीट मिट्टी इसमें जमा हो गई है। तो यदि ये जितनी ज़्यादा मिट्टी जमा होगी तो भविष्य में जो पानी आएगा वो सीधा मिट्टी सहित सरोवर में जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक निःशुल्क कार सेवा अभियान चालू किया है। निःशुल्क कार सेवा में हमने ये जो जेसीबी ट्रैक्टर आप जो देख रहे हैं, एक जेसीबी और 10 ट्रैक्टर भामाशाहों ने अपने स्तर पे निःशुल्क लगा रखे हैं और अपने स्तर पे ये मिट्टी उठा के इसको लगभग 2.5 फीट इसको डिसिल्टिंग इसकी कर देंगे और बरसात तक ये पूरा सिल्ट डैम इस प्रकार से तैयार हो जाएगा जैसे 2010 में था। और इसका पुराना बेड भी हमने निकाल लिया जो सीमेंटेड बना हुआ है, उस लेवल तक ये मिट्टी 2.5 फीट निकाली जाएगी। और इसमें मैं इन जो बेचारे भामाशाह इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो आगे आके इस प्रकार से ये पुष्कर तीर्थ में ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। एक और जहाँ फीडर सफाई का कार्य सरकार कर रही है, तो भामाशाह ने ये बीड़ा उठा के और ये सिल्ट डैम को सफाई करने का कार्य चला रखा है। कोई भी मुद्दा हो उसमें केवल सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी होती है उन आम लोगों की, जिम्मेदारी होती है सामूहिक, सभी अपनी अपनी हिस्से की यदि जिम्मेदारी निभाए तो परिणाम बहुत ही सुखद आते हैं। और पुष्कर सरोवर के मामले में देखा जा सकता है कि सभी अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और भामाशाह भी आगे आ रहे हैं और इस तरह के प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए जिससे कि पुष्कर में पवित्र जल पहुंच सके। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। मसूदा उपखंड के खरवा गांव स्थित ऐतिहासिक शक्ति सागर झील और आसपास के छोटे तालाबों की कायाकल्प के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। झील के आसपास कई किलोमीटर क्षेत्र में पानी की आवक के रास्तों को सुचारू किया जाएगा। इसके लिए गैर जरूरी एनीकट हटाने, खनन के गड्ढों को भरने
और पाल व भराव क्षेत्र में अन्य जरूरी उपचार करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। विभिन्न विभागों को तुरंत योजना तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। काफी सारे कहाँ तक लंबा है क्या? कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस संक्रमण को रोकने के लिए देश में 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में सभी कारोबार बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में अधिकांश शादियां की तारीख टाल दी गई है। कुछ लोग बिना बैंड बाजे के ही शादी कर रहे हैं। ऐसे में बैंड वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज अजमेर ब्रास बैंड संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद की मांग की है। अजमेर ब्रास बैंड एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि अजमेर में बैंड वालों की अच्छी खासी संख्या है। बैंड वाले एक रात में 15 से 30 हजार रुपए तक की बुकिंग करते हैं। इस बार लॉकडाउन में शादियां रुक गई है और बुकिंग निरस्त हो गई है। इससे उनके सामने परिवार पालने की समस्या आ रही है। बता दें कि एक टीम में कम से कम 15 से 20 लोग काम करते हैं। यह सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बैंड बाजा संचालकों ने कहा कि अप्रैल, मई, जून के महीने में ही सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। इन महीनों में सबसे ज्यादा बुकिंग मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरा काम चौपट हो गया। हम अजमेर ब्रास बैंड एसोसिएशन अजमेर की तरफ से आए हैं। जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। जो कोरोना की जो हमारी जो बैंड बाजे की जो शादी विवाह को जो कैंसिल हुए हैं और 2 महीने से हमारे कोई रोजगार नहीं मिला। हमारे बैंड मालिक एवं बैंड सारे कर्मचारी इस सब बेरोजगार हो गए और आने वाले इस 4 महीने बरसात के अंदर हमारी बुकिंग नहीं हो पाती है। हमारे जो होली से के बाद देवस पूर्णिमा तक 4 महीने महत्वपूर्ण सावे होते हैं, जिसमें आखा तीज, पीपल पूनम, बलिया नंबी, ये सब सावे पिट गए। हमारे बैंड मालिक और बैंड कर्मचारी सब बेचारे बहुत ज़्यादा नर्वस है। इनको मुख्यमंत्री ने ज्ञापन दिया आज कि हमारे बैंड मालिक और बैंड कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री साहब से प्रदान की जाए। किस तरह का आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने बोला हम आपकी बात आगे तक मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और जैसा भी होगा हम आपको जितना कोई होगी हम करेंगे। कितने बैंड वाले हैं? कितनी अजमेर में 42 बैंड वाले हैं, 42 दुकानें और करीबन नहीं तो 250 लेबर कर्मचारी है। तो हम चाहते हैं 42 दुकानदार साथ में जो लेबर कर्मचारी है उनका भी विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।